अस्सलाम वालेकुम। सेकंड डे फिजिक्स चैप्टर 12 का आज लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। फ्लक्स फाई ई जो है वो इक्वल होता है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड वेक्टर एरिया का। ई डॉट ए एंड फिर उसके पास हमारे पास था ई डॉट ए मैग्नेट कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा था। वो आपके पास फ्लक्स जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा था। एक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड वन था हमारे पास वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड एंड सेकंड थर्ड जो फैक्टर था वो था एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। कल हमने उसको डिटेल में जो है उसके केसेस भी और सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की थी। आज जो है हमारे पास और कल जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था, जो देखा था हमने कल फ्लक्स का फार्मूला, वो जस्ट एंड जस्ट वैलिड था फ्लैट सरफेसेस के लिए। किसके था वैलिड? फ्लैट सरफेसेस के लिए। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज क्यू। एक सरफेस है, स्फीयर हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक स्फीयरिकल सरफेस है। ये पॉइंट चार्ज क्यू है। पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो हमेशा क्या ले लेता है? पॉजिटिव ले लेता है। ये पॉइंट चार्ज क्यू है, उसके अराउंड जो है एक स्फीयर है। स्फीयर एक शेप है, उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग है आपने उसका जो फ्लक्स है, इसका फ्लक्स जो है आपने इस सरफेस के अराउंड जो है इस चार्ज का फ्लक्स जो है वो क्या करना है? आपने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज की हमेशा क्या होती है? आउटवर्ड होती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो आप बात करें सरफेस के ऊपर, तो अब देखिए ये स्फेरिकल सरफेस है। सपोज इसका रेडियस क्या है? r है। रेडियस क्या है इसका? r है। स्फीयर का रेडियस r है। अब E जो है वो R के ऊपर भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करेगी, E के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि R जो है वो क्या है? अगर हम दूर लेते जाएं इसको, स्फेरिकल की जो हमने लिमिट लिखी हुई है, अगर हम इसको दूर कर दें, R की वैल्यू इंक्रीज कर दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। E के आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने बेसिकली फ्लक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कल हमने फ्लक्स का जो फार्मूला पढ़ा था फाई ई इज इक्वल टू था आपके पास ई ए कॉस थीटा। ये जो फार्मूला है जस्ट एंड जस्ट वैलिड है फ्लैट सरफेसेस के लिए। किसके लिए वैलिड है? फ्लैट सरफेसेस के लिए। अब ये जो हमने स्फीयर कंसीडर किया हुआ है ये एक कर्व शेप है। क्या है? एक कर्व शेप है, लेकिन इस कर्व शेप को आप फ्लैट सरफेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसे छोटे छोटे पैचेस के अंदर क्या कर दें? डिवाइड कर दें। लाइक देखिए मैं एक कर्व लाइन जो है ये क्या कर रहा हूं? ड्रा कर रहा हूं। अगर इसमें कर्व लाइन को छोटे छोटे पैचेस के अंदर क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। देन अगर मैं इंडिविजुअली एक पैच को देखूं तो वो एक फ्लैट होगा, वो एक स्ट्रेट पाथ होगा। तो इस तरह से हम कर्व सरफेस को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लैट सरफेसेस में। ठीक है, तो आप क्या करना है? बेसिकली इस स्फीयर का जो एरिया है आपने इसको डिवाइड कर लेना है छोटे छोटे पैचेस के अंदर। अब देखिए हम इस एरिया को जो है डिवाइड कर लेते हैं। सपोज इसका जो एरिया डेल ए 1 पैच के अंदर, डेल ए 2 पैच के अंदर, डेल ए 3 पैच के अंदर, अप टू सो ऑन आपने इसे डेल ए nth पैचेस के अंदर क्या कर दिया? आपने इसको डिवाइड कर दिया है। लेकिन हम कुछ पैचेस जो हैं वो इसके क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे एक पैच कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये इन पैचेस को आपने क्या किया? डिवाइड कर लिया। उसके बाद पैचेस के ऊपर आप वेक्टर एरिया ड्रा करेंगे। वेक्टर एरिया क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, उसे क्या कहते हैं? वेक्टर एरिया। ये वेक्टर एरिया एक ही डायरेक्शन होगी। यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास वेक्टर एरिया एक ही डायरेक्शन होगी।
अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास वेक्टर एरिया ए की क्या है, डायरेक्शन है। तो हर पैच के ऊपर, जैसे हमारे पास एन पैचेस के अंदर हमने इसको डिवाइड किया, लेकिन कुछ पैचेस को हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया अंडरस्टैंड करने के लिए। अब देखिए हर पैच के ऊपर ई एंड ए की डायरेक्शन क्या है, सेम है। आप क्या करेंगे, हर पैच के अलोंग क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे। उन सब फ्लक्सेस को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास इस टोटल शेप का, इस स्फीयर का क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। एंड देखिए नेक्स्ट हमारे पास फॉर फर्स्ट पैच, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फर्स्ट पैच के लिए। फर्स्ट पैच का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका नाम है तो फाई E1 का। फाई E1 इक्वल है E डॉट ए के। ए जो है हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, फर्स्ट पैच का। फर्स्ट पैच के लिए क्या होगा आपके पास एरिया डेल A1, क्या होगा एरिया डेल A1। अब देखिए यहाँ पे E मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ, E डेल A1 इनटू कॉस थीटा। E डेल A1 कॉस थीटा। हर पॉइंट के ऊपर E और A की डायरेक्शन क्या है, सेम है। एंगल क्या होगा दोनों के दरमियान, 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री। देन फ्लक्स फाई E1 फर्स्ट पैच का जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E डॉट डेल A1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि स्फीयर के हर पॉइंट के ऊपर जो उसका डिस्टेंस है r, रेडियस जो है वो क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास इरेगुलर शेप होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रिलेशन के हिसाब से वेरी करता। लेकिन हमने एक स्फीयर लिया, स्फीयर के जो डिस्टेंस होता है चार्ज से, सरफेस का जो डिस्टेंस है चार्ज से, वो इक्वल है, हर पॉइंट के ऊपर क्या इक्वल है, r कांस्टेंट है, सेम है, तो E हर पैच के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यही सेम कैलकुलेशन करेंगे आप सेकंड पैच के लिए। फॉर सेकंड पैच, और सेकंड पैच का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपके पास, फाई E2 इज इक्वल टू E डॉट डेल A2, E डॉट डेल A2 cos थीटा। हर पॉइंट के ऊपर E और A की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है, दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री। E डॉट डेल A2 मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स फाई E2 के लिए। क्लियर है। सेम इसी तरह से आप करेंगे फॉर थर्ड पैच। थर्ड पैच का जो फ्लक्स है फाई E3 इज इक्वल टू E डॉट डेल A3। सेम उसी तरह से हमारे पास E डॉट डेल A3 cos थीटा। एंड फ्लक्स फाई E3 थर्ड पैच का जो फ्लक्स है वो सेम एज इट एज क्या आ जाएगा आपके पास, E डॉट डेल A3। सिमिलरली अप टू सो ऑन nth पैच का जो फ्लक्स होगा, फॉर nth पैच, जो nth पैच है उसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई En इज इक्वल टू E डेल AN। जो nth पैच होगा उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, जिसकी वजह से एंगल क्या आएगा, 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री आएगा, इट मींस दैट कि फ्लक्स क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम। अब हमें इन सारे फ्लक्सेस को क्या करना है, ऐड करना है, टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। टोटल फ्लक्स इस स्फीयर के, इस सरफेस के चार्ज q की वजह से जो टोटल फ्लक्स है वो इन सब फ्लक्सेस में क्या होगा, सम होगा। टोटल फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 अप टू सो ऑन फ्लक्स फाई En। nth पैच का जो फ्लक्स है वो आ जाएगा। आज देखते हैं भाई, इसको करते हैं टोटल फ्लक्स फाई E1 की क्या वैल्यू है, E डॉट डेल A1, E डॉट डेल A1 प्लस फ्लक्स फाई E2 E डॉट डेल A2 प्लस फ्लक्स फाई E3 जो है थर्ड पैच का जो फ्लक्स है
for E dot del A3 up to so on nth पैच का फ्लक्स जो है E dot del A n, nth पैच का जो एरिया है वो क्या है del A n है, क्योंकि हमने स्फीयर को n पैचेस के अंदर क्या कर दिया था डिवाइड कर दिया था, बिकॉज कर्व सरफेस के लिए हमारे पास फ्लक्स का कोई फार्मूला नहीं था, तो उसको फ्लैट सरफेसेस के लिए क्योंकि फ्लक्स का जो E a cos थीटा फार्मूला है वो जस्ट एंड जस्ट वैलिड था फ्लैट सरफेसेस के लिए, तो हमने कर्व सरफेस को फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास del A1 del A2 del A3 हमारे पास पैचेस बन गए, छोटे छोटे टुकड़े बन गए, उन सब टुकड़ों के अलोंग जो है फ्लक्स फाइंड किया है, फ्लक्स फाइंड करके उन सबको क्या कर दिया हमने ऐड अप कर दिया। हां जी, तो देखिए इस इक्वेशन के अंदर कॉमन जो चीज आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E सब में से जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी जो है del A1 प्लस del A2 प्लस del A3 अप टू सो ऑन प्लस del AN। अभी हमारे पास एरियाज जो है वो क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये वही एरियाज हैं जो स्फीयर को आपने डिवाइड किया था। अब किसी चीज को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, फिर आप उसको क्या कर दें ऐड अप कर दें। अब जैसे ये एक मार्कर है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूं, काट दूं यहां से दरमियान से, फिर दोबारा मैं इनको जोड़ दूं तो वो दोबारा इसके टोटल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से जब आपने स्फीयर की सरफेस को n पैचेस के अंदर क्या कर दिया था डिवाइड कर दिया था, यहां पे हमने n पैचेस में क्या किया था उसको डिवाइड किया था। अब अगर उन दोबारा पैचेस को हम मिला दें तो आपके पास एरिया ऑफ द होल स्फीयर बन जाएगा। तो सेम इसी तरह से जो आपके पास चीज है कि आपके पास इक्वल होगी एरिया ऑफ द होल स्फीयर E इनटू एरिया ऑफ होल स्फीयर, जिस स्फीयर को आपने पैचेस के अंदर डिवाइड किया था उन्हीं पैचेस को दोबारा ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास पैचेस जो है ऐड अप होंगे तो वो टोटल वही स्फीयर का एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी। उसके बाद एरिया ऑफ द होल स्फीयर, स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब ये दोनों गिवन वैल्यूज हैं हम इसके अंदर पुट करते हैं। फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर इनटू हमारे पास एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। इट मींस दैट कि यहां पे कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स है हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की ये है परमिटिविटी है। तो अब इन क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स आया है वो क्या है हमारे पास q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट मींस दैट कि इसके दो फैक्टर्स हैं, क्लोज सरफेस के फ्लक्स के दो फैक्टर्स हैं, एक तो वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीडियम के ऊपर। हम स्टार्ट में बात कर रहे थे r की डिस्टेंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेरी करती है, लेकिन अगर फ्लक्स आपने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेरी करेगी, लेकिन अगर आप फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं तो क्लोज सरफेस के फ्लक्स में जो हमारे पास रिलेशन आया है इट मींस दैट कि वो ना ही r डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना ही उसकी शेप के ऊपर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है, वो जस्ट एंड जस्ट डिपेंड कर रहा है कि चार्ज q उसके अंदर कितना पड़ा हुआ है और उसके अंदर मीडियम कौन सा है, उसका मीडियम कौन सा है, और मीडियम के ऊपर क्या कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है। अगर मीडियम चेंज करते हैं, मीडियम चेंज करेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर आप चार्ज की वैल्यू चेंज करते हैं तो फ्लक्स क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, अगर क्या हमारे पास एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, प्लस q एंड माइनस q दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड्स के हैं, तो आपके पास इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा आपके पास जीरो,
फ्लक्स क्या होगा जीरो, क्योंकि फ्लक्स डिपेंड करे जस्ट एंड दैट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज कि उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है और मीडियम के ऊपर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है। ये क्या है शेप से इंडिपेंडेंट है कि जो मर्जी इरेगुलर आप शेप ले लें, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे अगर कोई इरेगुलर शेप आप लेते हैं तो आप उसे पहले कंसीडर कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे जहां तक आप इमेजिन कर सकते हैं। अब हमने स्फीयर लिया था, अब यहाँ पे मैं शेप ड्रा कर रहा हूँ इरेगुलर सी कोई, अब इसके अंदर कोई प्लस पॉजिटिव क्यू चार्ज पड़ा हुआ है तो इसका फ्लक्स किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इसका फ्लक्स भी वही होगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। उसके बाद अगर आप चार्ज की पोजीशन सरफेस के अंदर चेंज कर दे फिर भी फ्लक्स क्या होगा सेम होगा, फ्लो क्या होगा सेम होगा। अब देखिए लाइक मैं ये एक सरफेस में ड्रा कर दी है, अब लाइक पहले मैंने जो है चार्ज की पोजीशन यहाँ पर ली हुई है, ठीक है, उसमें तो हमने सेंटर पर चार्ज रखा था उस केस के अंदर, लेकिन हमने देखा कि सेंटर पर रखने चाहे कहीं रखें फ्लक्स क्या आ रहा है q और एप्सिलॉन नॉट, इट मींस कि ये डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर एंड मीडियम की वैल्यू के ऊपर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है। तो आप चार्ज को जहां पर से आप प्लेस करते हो उसकी पोजीशन आप चेंज कर दें तो फ्लक्स क्या रहेगा सेम रहेगा, और ये ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो सी मर्जी आप इरेगुलर शेप ले लें लेकिन वो क्लोज होनी चाहिए। तो ये क्या हमारे पास फ्लक्स जो है वो क्या आता है हमारे पास q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इट मींस टू बी जस्ट वो डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर एंड मीडियम की वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट जो है हमारे पास टॉपिक है वो गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का एक नया तरीका है, एक नया हमारे पास रास्ता है। तो गॉसेस लॉ को देखेंगे हम, गॉसेस लॉ क्या है उसकी एप्लीकेशन भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।